गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम मुद्रा अर्थशास्त्र में पत्र मुद्रा निर्गमन उनकी पद्धतियां, मेथड ऑफ नोट इश्यूज, पत्र मुद्रा निर्गमन के सिद्धांत, पत्र मुद्रा निर्गमन की विधियां, विभिन्न विधियां और पत्र मुद्रा निर्गमन के लाभ एवं दोष, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जिसमें हम पत्र मुद्रा निर्गमन पद्धति की जो पद्धतियां है, इसमें साधारण जमा पद्धति, निश्चित प्रत्यय पद्धति, अधिकतम प्रत्यय पद्धति, अनुपातिक कोष पद्धति और न्यूनतम कोष पद्धति, ऐसे 4-5 प्रकार है। तो पत्र मुद्रा निर्गमन पद्धति के सिद्धांत में पत्र मुद्रा निर्गमन के निम्नलिखित जो सिद्धांत बताए गए, उसमें चलन का जो सिद्धांत है, करेंसी प्रिंसिपल, तो इस सिद्धांत के अनुसार जो नोटों का जो निर्गमन और चलन के लिए सममूल्य का सोना और सिक्का रखना, जैसे कि सुवर्ण मुद्रा जिसमें सोने की मुद्रा, चांदी की मुद्रा आवश्यक है, ऐसी मुद्रा में प्रतिनिधि मुद्रा कहलाते हैं। तो इस तरह से अधिकोष का जो एक सिद्धांत बताया, बैंकिंग ऑफ प्रिंसिपल, तो इस सिद्धांत के अनुसार पत्र मुद्रा निर्गमन और चलन के लिए उसके सममूल्य का बहुमूल्य धातु कोष रखने के लिए आवश्यकता नहीं होती। कुछ अनुपात में धातु कोष तथा शेष भाग के लिए प्रमाणित प्रतिभूतियां रखी जाती है। तो इस प्रकार में पत्र मुद्रा निर्गमन पद्धति की विभिन्न विधियां इस प्रकार है। जो साधारण जमा पद्धति कहते उसको, इस पद्धति में नोट निर्गमन के लिए कुल नोटों के 100% मूल्य का स्वर्ण या स्वर्ण कोष रखा जाता है। 100 रुपए के नोट के लिए अगर निर्गमित करना है तो 100 रुपए के नोट के निर्गमित के लिए 100 रुपए का सोना सुरक्षित रखना पड़ता है। यह प्रातिनिधिक मुद्रा का एक स्वरूप माना जाता है। प्रातिनिधिक मुद्रा का एक स्वरूप माना जाता है। तो इस प्रातिनिधिक मुद्रा पद्धति के लाभ इस प्रकार बताए जाते हैं कि साधारण जमा पद्धति, जब साधारण जमा पद्धति पर जनता का अधिक विश्वास होता है, जो मुद्रा निर्गमन पद्धति की जो साधारण जमा पद्धति है, इस पद्धति पर जनता का अधिक विश्वास होने के कारण नोट निर्गमन का आधार उतने ही मूल्य का स्वर्ण कोष किया जाता है जितनी नोट का निर्गमन किया जाता है। तो स्वर्ण कोष के मूल्य में अगर देखेंगे तो स्वर्ण कोष मूल्य या सुवर्ण कोष मूल्य के बराबर के ही नोट निर्गमित किए जाने की शर्त में के कारण अति नोट निर्गमन का खतरा नहीं बढ़ता। इसमें जो स्वर्ण कोष है, स्वर्ण कोष के मूल्य के बराबर नोट निर्गमित करने के कारण इस मुद्रा पद्धति में अधिक नोट निर्गमन का खतरा नहीं बनता। तो इस पद्धति को अतिशय सुरक्षित पद्धति मानी जाती है। जो साधारण जमा पद्धति है, जो प्रातिनिधिक मुद्रा पद्धति में साधारण जमा पद्धति है, इस पद्धति को सुरक्षित पद्धति माना जाता है। ऐसे पद्धति में, इस मुद्रा निर्गमन पद्धति में वस्तुओं के कीमत स्तरों को स्थिरता प्रदान किया जाता है और इस स्थिरता प्रदान करने के बाद स्वर्णकोष मुद्रा का आधार इस मुद्रा को होने के कारण मुद्रास्फीति का भय अधिक नहीं रहता है। इसमें मुद्रास्फीति का भय इसमें कम पैमाने में रहता है, बड़े इसमें अधिक भय नहीं रहता है। नोट निर्गमन पद्धति को प्रबंधन करना एकदम सरल और आसान माना जाता है। यानी साधारण पद्धति जो है, साधारण जमा पद्धति को नोट निर्गमन करते समय इस पद्धति का प्रबंधन सरल और अत्यंत सरल माना जाता है। तो इस तरह से इस साधारण मुद्रा पद्धति के लाभ है, इस तरह से बताए जाते हैं। तो साधारण मुद्रा पद्धति के दोष भी दिए जाते हैं, दोष भी माने जाते हैं। पहला दोष है, नोट निर्गमन के लिए पर्याप्त मात्रा में स्वर्ण मुद्रा या स्वर्ण कोष की आवश्यकता होना बहुत जरूरी है। तो स्वर्ण मुद्रा प्रचलित होना जरूरी है और नोट निर्गमन के लिए पर्याप्त मात्रा में सोना और स्वर्ण कोष की आवश्यकता होती है और यह अत्यंत खर्चीली पद्धति मानी जाती है।
इस तरह से ये पद्धति अत्यंत खर्चीली पद्धति मानी जाती है। तो इस साधारण जमा पद्धति में, साधारण नोट निर्गमन पद्धति में युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं में, आर्थिक संकट के काल के समय इस पद्धति को उपयुक्त नहीं माना जाता है, क्योंकि जब युद्ध, प्राकृतिक आपदा आती है, आर्थिक संकट देश पर आता है, जैसे महामारी, कोविड जैसी महामारी आती है, आर्थिक मंदी आती है, तो इस पद्धति को उपयुक्त पद्धति नहीं माना जाता है, क्योंकि सोना इसमें ज्यादा खर्चीला होता है। इस पद्धति में लोच का अभाव होता है। साधारण जमा पद्धति में लोच का अभाव अधिक माना जाता है और इस आवश्यकता के अनुसार नोट निर्गमन के लिए बराबर का मूल्य का सोना संग्रहित होना बहुत जरूरी है, और इस सोने की आवश्यकता होने के कारण वो नोटों का निर्गमन करना कठिन माना जाता है। भारत जैसे विकसनशील राष्ट्र में इस पद्धति को अनुकूल नहीं माना जाता, इस पद्धति को अनुकूल नहीं माना जाता, क्योंकि विश्वास कार्यों और नियोजन के लिए विशाल धनराशि इसमें आवश्यकता होती है। इस मुद्रा निर्गमन पद्धति को अगर लाना है तो विशाल धनराशि सरकार को खर्च करनी पड़ती है। तो इस नोट निर्गमन पद्धति को असुविधाजनक माना जाता है। इस नोट निर्गमन पद्धति को साधारण जमा पद्धति को असुविधाजनक माना जाता है। इस तरह से साधारण नोट निर्गमन पद्धति की लाभ और हानि इस तरह से बताई जाती है। तो निश्चित प्रत्यय पद्धति, जो निश्चित प्रत्यय पद्धति दूसरी पद्धति, नोट निर्गमन पद्धति की दूसरी पद्धति निश्चित नोट निर्गमन पद्धति है। तो इस पद्धति की विशेषता इस प्रकार मानी जाती है कि एक केंद्रीय बैंक निश्चित मात्रा तक नोट का निर्गमन बिना स्वर्ण कोष रख कर सकती है। यह पद्धति के लिए स्वर्ण कोष की आवश्यकता नहीं होती। इसमें बिना स्वर्ण कोष से भी इस तरह से नोट निर्गमन पद्धति को निर्गमित किया जाता है या लाया जाता है। इस निर्धारित की गई नोट निर्गमन पद्धति को अधिक नोट निर्गमन करने के लिए उनके मूल्य के बराबर का स्वर्ण कोष रखना अनिवार्य इसमें होता है। लेकिन जिन नोटों का निर्गमन बिना स्वर्ण कोष के आधार पर होता है, उसके लिए सरकारी ऋण पत्रों को रखा जाता है। तो सरकारी ऋण पत्र रखकर कई मात्रा में नई मुद्रा निर्गमित की जाती है। और भारत जैसे देश में 1961 में इस पद्धति को अपनाया गया था। हमारे देश में, भारत में 1961 में भारत सरकार ने इस पद्धति को अपनाया गया था। तब 14 करोड़ रुपए की नोट निर्गमन के लिए 10 करोड़ रुपए की स्वर्ण कोष रखी गई थी, और इस बिना स्वर्ण कोष रखे के लिए 4 करोड़ रुपए की नोट निर्गमन के लिए स्वर्ण कोष, उसको क्या कहते हैं, स्वर्ण ऋण पत्र रखे गए थे। तो इस तरह से निश्चित प्रत्यय पद्धति इस प्रकार से मानी जाती है। तो इस निश्चित प्रत्यय पद्धति के लाभ और हानियां इस तरह से बताई जाती है। जो नोट निर्गमन के लिए इस तरह से निश्चित प्रत्यय पद्धति के नोट निर्गमन के लिए निश्चित मूल्य का स्वर्ण रखा जाता है, निश्चित स्वर्ण कोष रखा जाता है, और अंत में इस पद्धति पर जनता का बड़ा विश्वास होता है। बाद में इस निश्चित प्रत्यय पद्धति में पत्र मुद्रा पूर्ण अपरिवर्तनीय नहीं होती, संपूर्ण पत्र मुद्रा अपरिवर्तनीय नहीं होती। यह सुरक्षित पद्धति मानी जाती है। नोट निर्गमन की पद्धति में यह सुरक्षित नोट निर्गमन पद्धति मानी जाती है, और अधिक मात्रा के नोट निर्गमन का खतरा इसमें नहीं होता है, क्योंकि निर्धारित मात्रा के लिए अधिक नोट निर्गमन के लिए स्वर्ण कोष का आधार आवश्यक होता है। भारत जैसे अविकसित राष्ट्र में और विकसनशील देशों के लिए भी इस प्रकार के निश्चित प्रत्यय पद्धति, नोट निर्गमन पद्धति अधिक मात्रा में उपयुक्त मानी जाती है। और क्योंकि ऐसे देशों में मूल्यवान पद्धति
मूल्यवान धातु की कमी होती है, जिस देश में मूल्यवान स्वर्ण की, चांदी की, स्वर्ण यानी सोने की, चांदी की या धातु की कमी होती है, उस देश में ऐसी मूल्यवान धातु की कमी होती है, उसमें विकास कार्यों और नियोजन के लिए विपुल धनराशि की आवश्यकता निर्माण होती है। तो भारत जैसे देश में विपुल धनराशि निर्माण करने के लिए, इसका विकास कार्य के लिए नियोजन करना और इस तरह से नियोजन करना आसान होता है, ऐसा माना जाता है। तो इस तरह से निश्चित प्रत्यय पद्धति, जो निश्चित प्रत्यय मुद्रा निर्गमन पद्धति में कई कुछ हानियां भी है, कुछ हानियां भी बतलाई जाती है। यह पद्धति खर्चीली पद्धति मानी जाती है। यह पद्धति अधिक मात्रा में विकसनशील राष्ट्र में उपयुक्त नहीं मानी जाती, क्योंकि उनके पास पर्याप्त स्वर्ण कोष का अभाव होने के कारण विकसनशील राष्ट्र को मुद्रा निर्माण करना कठिन जाता है। तो निर्धन देश के लिए इस पद्धति का उपयोग निर्धन देश के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। भारत जैसे निर्धन देश के लिए इस मुद्रा निर्गमन पद्धति की उपयुक्तता नहीं मानी जाती, क्योंकि उसके पास पर्याप्त मात्रा में स्वर्ण कोष का अभाव होता है और इस पद्धति का लचीलापन भारत जैसे देश में नहीं माना जाता। इस पद्धति में लोच का अभाव है, जो निश्चित प्रत्यय मुद्रा निर्गमन पद्धति में लोच का अभाव अतिरिक्त माना जाता है, लोच का अभाव माना जाता है। और निश्चित मात्रा के पश्चात नोट निर्गमन के लिए स्वर्ण कोष अनिवार्य होना जरूरी होता है। और इस तरह से तीव्र आवश्यकता होने के कारण मुद्रा की पूर्ति बड़ी मात्रा में हमारे देश में नहीं की जाती, क्योंकि स्वर्ण कोष का भंडार न होने के कारण इस तरह से मुद्रा निर्गमन की पद्धति हमारे देश में उपयुक्त नहीं मानी जाती। इस पद्धति को, निश्चित प्रत्यय पद्धति को राष्ट्रीय संकट या युद्ध या प्राकृतिक आपदा के काल में आवश्यक मुद्रा के लिए पहले स्वर्ण कोष में पर्याप्त वृद्धि करना अधिक कठिन माना जाता है। तो इस पद्धति को कठिन माना जाता है। तो प्रत्यय निश्चित मुद्रा पद्धति, जो निश्चित प्रत्यय पद्धति में मूल्यवान धातु को कोष रखना पड़ता है, या स्वर्ण या सोना चांदी का कोष रखना पड़ता है, जिससे स्वर्ण जैसी धातु अनुत्पादक रूप में संग्रहित पड़ी रहती है। तो भारत जैसे विकसनशील राष्ट्र में अनुत्पादक रूप में संग्रहित कोषों का निर्माण करना यह एक उपयुक्त नहीं माना जाता। तो इस तरह से यह दूसरी मुद्रा निर्गमन पद्धति की लाभ हानियां मैंने यह बताई है। तो अधिकतम प्रत्यय पद्धति, मुद्रा निर्गमन की पद्धति अधिकतम प्रत्यय पद्धति मानी जाती है। इस पद्धति में नोट की अधिकतम मात्रा केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाकर निर्धारित की जाती है। भारत सरकार द्वारा कानून बनाकर इस मुद्रा निर्गमन पद्धति की स्थितियां निर्माण की जाती है। इस निर्धारित मात्रा तक नोट निर्गमन धातु कोष के बिना किया जाता है। तो ऐसी मुद्रा निर्गमन पद्धति सुवर्ण मुद्रा न होने के बावजूद भी इस मुद्रा निर्गमन पद्धति को निर्गमित किया जाता है। तो निर्धारित मात्रा से अधिक एक नोट भी निर्गमित करने का अधिकार सरकार को नहीं होता। ये ध्यान में रखो कि निर्धारित मात्रा से अधिक एक नोट भी निर्गमित करने का अधिकार नहीं होता। तो अंत में केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाकर अधिकतम मात्रा की सीमा इतनी ऊंची रखनी पड़ती है कि समाज की मुद्रा की आवश्यकता से अधिक मुद्रा निर्गमन पद्धति निर्माण करना जरूरी होता है। तो ऐसे अधिकतम प्रत्यय पद्धति में लाभ इस प्रकार दिए जाते हैं, जैसे कि इस पद्धति में अधिकतम प्रत्यय पद्धति मुद्रा निर्गमन पद्धति में मूल्यवान धातु के कोष को अनुत्पादक रूप में आवश्यकता नहीं होती है और इसका उपयोग अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिए किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है। और दूसरा है, यह पद्धति लोचपूर्ण है, इसमें लचीलापन है, लोचपूर्ण है, और जिसके लिए सरकार को पहले ही विधि द्वारा या कानून द्वारा पत्र मुद्रा निर्गमन करने की
की मात्रा का निर्धारण करना होता है। तो पत्र मुद्रा निर्गमित करने की प्रक्रिया पहले से ही कानून बनाकर वो निर्गमित करने की आवश्यकता होती है और आवश्यकता पड़ने पर उचित निर्धारित मात्रा तक नोट निर्गमन किए जा सकते हैं और सरकार को जितनी मुद्रा की आवश्यकता है उतना मुद्रा निर्गमन किया जा सकता है। तो इस तरह से लचीलापन या मुद्रा लोचपूर्ण मानी जाती है। स्वर्ण मुद्रा के आधार बिना नोट निर्गमन होने के कारण इस पद्धति में कम खर्चीली इस पद्धति को कम खर्चीली मानी जाती है। तो यह अधिकतम प्रत्यय मुद्रा पद्धति अधिकतम खर्चीली नहीं मानी जाती है, तो इसमें कम खर्चीली मानी जाती है। इन पद्धति में वस्तु के कीमत स्तर स्थिर रहते हैं, वस्तु और सेवाओं के कीमत स्तर स्थिर रहते हैं क्योंकि सरकार देश की आर्थिक और मौद्रिक आवश्यकता को ध्यान में रखकर नोट निर्गमन का अधिकतम मात्रा में निर्धारित करना यह मुद्रा की मांग और पूर्ति के संतुलन में बना रखना होता है। मांग और पूर्ति का संतुलन बनाकर इस नोट निर्गमन पद्धति को आयोजित किया जाता है या निर्गमित किया जाता है। तो इस तरह से इस अधिकतम प्रत्यय पद्धति में इस तरह से लाभ बतलाए जाते हैं। तो इसमें कुछ हानियां भी बतलाई जाती है। तो सरकार अपनी सत्ता का दुरुपयोग, जब कोई भी सरकार हो, देश की सरकारें अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर कानून द्वारा नोट निर्गमन की मात्रा बहुत अधिक निर्धारित करती है या कर सकती है, जिससे अति मुद्रा निर्गमन प्रक्रिया का खतरा देश पर मंडराते रहता है। अति मुद्रा निर्गमन पद्धति का खतरा देश पर मंडराते रहता है। तो इस पद्धति में पत्र मुद्रा की परिवर्तनीय नहीं होती, यानी इस मुद्रा निर्गमन पद्धति में परिवर्तनीयता नहीं होती, यानी ये लचीलापन इसमें कम दिखाई देता है, ऐसा कहना है। तो परिवर्तनीयता नहीं होती क्योंकि निर्गमन के लिए धातु कोष का आधार नहीं होता है और सरकार स्वर्ण कोष के धातु का आधार न होने के कारण सरकार अति पूंजीकरण के प्रकार की प्रक्रिया इस मुद्रा निर्गमन पद्धति में दिखाई देती है। इस पद्धति में पत्र मुद्रा निर्गमन की परिवर्तनीयता नहीं दिखाई देती। तो इस तरह से बड़े पैमाने पर पत्र मुद्रा की आवश्यकता होने पर नोटों का चलन भी नहीं लाया जा सकता और इन तरह निर्गमन की सीमा पहले से ही निर्धारित कर दी जाती है। इस पद्धति के कारण मुद्रास्फीति का भय बना रहता है। अति पूंजीकरण अगर निर्माण हुआ या अति मुद्रा निर्गमन पद्धति का प्रचार प्रसार अगर देश में हुआ तो मुद्रास्फीति का भय निर्माण होने का बड़ा खतरा इसमें रहता है, तो भय रहता है। इस पद्धति की आलोचक इसे रूढ़िवादी पद्धति मानते हैं। तो इस तरह से इस मुद्रा निर्गमन पद्धति में रूढ़िवादी पद्धति का प्रकार माना जाता है। तब आनुपातिक कोष पद्धति जो चौथा प्रकार है मुद्रा निर्गमन पद्धति का, आनुपातिक कोष पद्धति। तो आनुपातिक कोष पद्धति जैसे निश्चित प्रत्यय के दोषों को दूर करने के लिए यह पद्धति अधिक उपयुक्त और अधिक उपयोगी मानी जाती है। और आनुपातिक कोष पद्धति में बिना धातु कोष रखे निर्गमित किए जाने वाले नोटों की संख्या निर्धारित नहीं की जाती और नोट निर्गमन के लिए उसके बराबर मूल्य का धातु रोक रखने की आवश्यकता भी नहीं होती, बल्कि इस विशिष्ट मूल्य का धातु रोक रखा जाता है। बल्कि एक विशिष्ट मूल्य का धातु कोष रखा जाता है जिसका अनुपात कानून द्वारा या विधि द्वारा निश्चित किया जाता है और शेष नोटों के निर्गमन का आधार सरकारी ऋण पत्र एवं प्रतिभूतियां मानी जाती है। तो इस तरह से सरकारी ऋण पत्र और प्रतिभूतियों के आधार पर इस आनुपातिक कोष पद्धति का निर्माण देश में सबसे ज्यादा किया जाता है। तो इस पद्धति के लाभ और हानियां भी बतलाई जाती है, जैसे कि यह पद्धति लोचपूर्ण मानी जाती है। आनुपातिक कोष पद्धति लोचपूर्ण मानी जाती है क्योंकि आवश्यकता के अनुसार नोट निर्गमन किए जाने के कारण
इसके लिए कम अनुपात में धातु कोष रखना पड़ता है, यानी कम अनुपात में धातु कोष रखने की प्रक्रिया आसान मानी जाती है और सरकार को यह आसान तरीका होता है। जैसे कि मूल्यवान धातु की बचत होती है, इस पद्धति में मूल्यवान धातु की बचत होती है। स्वर्ण कोष को अनुत्पादक रूप से नहीं माना जाता या नहीं रखा जाता, परंतु अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिए इस स्वर्ण कोष का उपयोग भी किया जाता है। इस पद्धति में जनता का विश्वास होता है, इस पद्धति में जनता का, देश के जनता का विश्वास होता है और निर्गमित नोटों के लिए कुछ मात्रा में धातु कोष रखा जाने के कारण जनता विश्वास रखती है। गरीब देशों के लिए इस पद्धति को उपयुक्त माना जाता है। भारत जैसे विकसनशील राष्ट्र के लिए यह अनुपातिक कोष पद्धति उपयुक्त और सफल मानी जाती है, क्योंकि इसमें कोष की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। इस तरह से कई प्रकार की लाभ अनुपातिक कोष पद्धति के लाभ माने जाते हैं। जैसे कि अनुपातिक कोष पद्धति की हानियां इस प्रकार से मानी जाती है, जैसे कि अर्थशास्त्र, एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्र लॉर्ड केन्स के अनुसार वो कहते हैं कि मुद्रा संकुचन करना बहुत कठिन प्रक्रिया होती है। किसी भी देश में मुद्रा का संकुचन करना कठिन प्रक्रिया मानी जाती है और यह लॉर्ड केन्स का कहना है। तो निश्चित अनुपात में धातु कोष रखना आवश्यक होता है और जिससे ज्यादा न सही किंतु कुछ मात्रा में धातु कोष निष्क्रिय पड़ा रहता है। इस तरह से धातु कोष निष्क्रिय पड़ा रहने का धोखा देश की सरकार पर होता है, देश की सरकार में दिखाई देता है। निश्चित अनुपातिक पद्धति में धातु कोष रखना आवश्यक होता है, जिससे ज्यादा न सही परंतु कुछ मात्रा में धातु कोष निष्क्रिय पड़ा रहता है। तो इस तरह से कुछ हानियां भी उसमें बतलाई गई है। तो न्यूनतम कोष पद्धति, इस पद्धति में केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक द्वारा धातु कोष की न्यूनतम सीमा निश्चित की जाती है और इस न्यूनतम सीमा से अधिक धातु कोष रखा जा सकता है। इस न्यूनतम सीमा से अधिक धातु कोष रखा जा सकता है, किंतु धातु कोष न्यूनतम सीमा से कम नहीं रखे जाते हैं। इसके लिए कानून बनाया जाता है, विधिगत प्रक्रिया बनाई जाती है, कानून बनाया जाता है। इस शर्त के अतिरिक्त नोट निर्गमन की मात्रा एक अन्य प्रकार की कोई रोक नहीं लगाई जाती और वर्तमान समय में भारत में यह पद्धति बहुत प्रचलित मानी जाती है। इस पद्धति को, जैसे कि यह पद्धति न्यूनतम कोष पद्धति कम खर्चीली मानी जाती है। न्यूनतम कोष पद्धति भारत में कम खर्चीली प्रक्रिया मानी जाती है, जो न्यूनतम कोष रखकर आवश्यकता के अनुसार नोट निर्गमन करने की प्रक्रिया इसमें मानी जाती है। तो न्यूनतम कोष पद्धति में अत्यंत एक सफल और सुकर पद्धति सफल पद्धति मानी जाती है भारत देश में। तो मूल्यवान धातु को अनुत्पादक रूप में संचित नहीं रखा जाता है और इसमें इस प्रकार का कार्य इस पद्धति में बड़ी मात्रा में दिखाई देता है। तो भारत जैसे विकसनशील राष्ट्र में या विकसित राष्ट्र में भी इस मुद्रा निर्गमन पद्धति या न्यूनतम कोष पद्धति को लोकप्रियता मिल रही है और इसका नियोजन एक निश्चित मात्रा में, इसका नियोजन बड़ी आसान तरीके से हर एक देश की सरकार कर लेती है और धनराशि इस पद्धति से उपलब्ध की जाती है। तो यह लाभ इस तरह से गरीब राष्ट्र में इस पद्धति के लाभ इस तरह से दिखाई देते हैं। तो जैसे कि हानियां भी इसमें है, इस न्यूनतम कोष पद्धति में हानियां इस तरह से बतलाई जाती है कि इस पद्धति का कारण पत्र मुद्रा का अति निर्गमन, देश में अति निर्गमन हो सकता है या अति पूंजीकरण की प्रक्रिया में के कारण अति पूंजीकरण की समान अति मुद्रा निर्गमन की पद्धति, इसका खतरा इसमें दिखाई देता है और इससे मुद्रास्फीति, महंगाई का खतरा मंडराते रहता है।
तो इस तरह से जनता का विश्वास भी इस पद्धति से समय के अनुसार जनता का विश्वास इस मुद्रा निर्गमन पद्धति से उठ जाता है। और उसमें इस मुद्रा निर्गमन में धातु परिवर्तनीयता न होने के कारण धातु यानी सुवर्ण हो या सुवर्ण मुद्रा हो या धातु की मुद्रा हो, उस धातु की मुद्रा में परिवर्तनीयता न होने के कारण इस पद्धति को ज्यादा यानी संकट, भविष्य में संकट निर्माण होने का खतरा भी होता है। तो न्यूनतम कोष पद्धति जटिल पद्धति मानी जाती है। तो भारत देश में यह न्यूनतम कोष पद्धति जटिल मानी जाती है क्योंकि इसमें सरकार का नियंत्रण छूट जाता है या उचित मात्रा में सरकार इस मुद्रा निर्गमन पद्धति पर नियंत्रण नहीं रख पाती। इस तरह से इसमें खामियां दिखलाई देती है। तो मित्रों, आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुद्रा निर्गमन पद्धति के प्रकार, उसके लाभ हानि की चर्चा कीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो आप अच्छी तरह से इस टॉपिक पर प्रिपरेशन करेंगे, ऐसा मैं अनुरोध करता हूं। थैंक यू।